सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मीकांत से। जिला न्यायालय अन्य अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। यद्यपि भारत भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और मूल विधि व न्याय की एक प्रणाली है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय ने भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। संरचना और नियुक्ति। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे निश्चित की गई थी। 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। परामर्श पर विवाद क्या है? परामर्श पर विवाद है। उपरोक्त उपबंध में परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्याएं दी गई हैं। प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं, वरन विचारों का आदान प्रदान है। परामर्श का मतलब नहीं है कि सहमति की हम बता दिए और परामर्श मानना ही है, विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में, पहला हुआ था 1982 में, दूसरा कब हुआ? 1993 में। 1993 में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। इस तरह यह व्यवस्था दी गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी, ये दूसरे वाले में कहा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद देगा। क्या हुआ था? 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, ये नहीं कि मानना ही पड़ेगा, वरना विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। पहले वाले में कि सहमति नहीं, केवल विचारों का आदान प्रदान, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले में क्या था? सहमति प्रकट करना है। और ये भी बोला कि न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद देगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सहमति के बाद देगा। इसी तरह तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। तीसरा जो हुआ 98 में, पहला 82 में, दूसरा 93 में मामला आया और तीसरा जो हुआ वो 98 में। न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता, उसे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए। एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया का नहीं करता है, उसे 4। तीसरा वाले में क्या बोला कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए। इनमें से अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता है। 4 वरिष्ठ होंगे, जिसमें से अगर 2 सहमत नहीं है तो नहीं भेज सकता है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अब अन्य न्यायाधीशों की सलाह के भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार ये बाध्य नहीं है। तीसरा वाला जो 98 में, उसमें क्या बोला? तो उसमें नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह के भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।
99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा। न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह के भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार ये बाध्य नहीं होगी। मतलब जैसे 4 वरिष्ठ रहेंगे और 4 में अगर 2 भी उससे सहमत नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। 99वां संविधान संशोधन हुआ 2014 में। न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से प्रतिस्थापित कर दिया था। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो 2014 में बना था न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसमें ये कहा गया था कि नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिना संशोधन में क्या हुआ 99 वाले में, तो न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय निकाय घोषित किया गया था। हालांकि 15 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामतः पुरानी कॉलेजियम प्रणाली पुनः कार्यरत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय पर निर्णय 4th जजेज केस 2015 में आया। तो क्या था, ऊपर बना हुआ 99 4th जजेज केस था। न्यायालय ने विचार केंद्र आर्थिक नई प्रणाली NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 1950 से 73 तक व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। 50 से 73 तक यही था। इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ जब AN राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था 1973 में? AN राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर दिया गया था। दोबारा 1977 में MU बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम किया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। 1993 में कम कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कब कब हुआ है। तो 73 में फर्स्ट बार हुआ था कि वरिष्ठ नहीं बने थे, AN राय बने हुए थे। और फिर 77 में MU बेग, 2 लोग ऐसे बने हैं कि जो वरिष्ठ नहीं होते हुए भी चीफ जस्टिस बने हैं। लेकिन 93 में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। अब न्यायाधीश के लिए अर्हता, शपथ और वेतन क्या है? न्यायाधीशों के लिए अर्हता क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक का वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। 3 शर्त है। पहला तो उसको कम से कम 5 साल का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। दूसरा शर्त है कि उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों को मिलाकर 10 वर्ष का वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति इसके लिए शपथ दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। आगे क्या देखते हैं, वेतन और भत्ता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते का विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल और निष्कासन देखते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। हालांकि वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। तो
न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, लेकिन वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित कर संसद की सिफारिश पर उसे हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत क्या, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। इसके लिए क्या है, तो पहला है निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। आगे हो गया, आपातकाल कब लगा था? 1975 में। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तब फखरुद्दीन अली अहमद थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन से? तो 1973 में A.N. रॉय थे, जो बिना वरिष्ठ होते हुए भी चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। ठीक है, उसके बाद से अगर 100 सदस्य हो जाएंगे, 100 सदस्य लोकसभा में या 50 सदस्य राज्यसभा में अगर लाना होगा तो हस्ताक्षर करने के बाद ही सभापति को दिया जाएगा निष्कासन प्रस्ताव। उसके बाद होगा, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष या सभापति को इनकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। समिति में शामिल होना चाहिए कौन कौन? मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो उसकी एक समिति बनेगी। समिति में मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे और प्रतिष्ठित कोई न्यायवादी, 3 लोगों का समिति होगा। यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। इसमें तो पक्षपात हो सकता है, सभी लोग समिति के सदस्य खुद न्यायाधीश ही हैं, तो पता नहीं अब जो है सो। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। यह रोचक है कि उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। पहला महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के अगेंस्ट आया था 1991 से 93 के बीच में, लेकिन जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया और उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। फिलहाल अभी ऐसा मामला चलने वाला है न्यायाधीश को हटाने संबंधित। आगे है कार्यकारी, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कब? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो और अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, या तो पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो या फिर अपने दायित्वों में असमर्थ हो। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय में अगर नियुक्त करना है तदर्थ न्यायाधीश तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दायित्वों को ज़्यादा वरीयता देनी होगी।
इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्याय निर्णयन शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दायित्वों को ज़्यादा वरीयता देनी होगी। इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्याय निर्णय शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपयोग करने योग्य होता है। वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्ति और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है? यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य है। संविधान के उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया गया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। इसका अर्थ यह है कि कोई भी न्यायालय न तो राष्ट्रपति और न ही मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश दे सकता है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ कहीं और स्थापित की जाए। वैकल्पिक है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन के लिए नियम बना सकता है और संवैधानिक मामले एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है और न्यायाधीशों की पीठ 5 न्यायाधीशों द्वारा निर्णित किया गया जाता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन के लिए नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है और न्यायाधीशों की पीठ 5 न्यायाधीशों द्वारा निर्णित किया जाता है। अन्य मामलों का निर्णय एकल न्यायाधीश और न्यायाधीशों की खंडपीठ करती है। फैसले खुले न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत भिन्नता हो तो न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकता है। उच्चतम न्यायालय का संरचना क्या है? भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज्य पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक भी है। क्या है? यह संघीय न्यायालय भी है, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी है। संघीय न्यायालय इस अर्थ में कि किसी भी राज्यों के मध्य या राज्य संघ के मध्य कोई अगर मामला होगा तो उसका सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर है और संविधान का अभिभावक भी है। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार काफी अहम है। यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप विधानमंडल से स्वतंत्र होने चाहिए। माने कार्यकारिणी की मंत्रिपरिषद और संसद के विधानमंडल से स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपबंध किए हैं। क्या क्या उपबंध है? तो पहले तो इसका नियुक्ति का तरीका, जिससे कि उस पर किसी भी कार्यकारिणी की मंत्रिपरिषद एवं संसद के विधानमंडल से वो स्वतंत्र हो। तो नियुक्ति का तरीका। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा, उसके निश्चित सेवा शर्त है, संचित नीति से व्यय होता है और न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाया जाता है। अपनी अवमानना पर दंड देने की अपना स्टाफ उसके पास है अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। कार्यपालिका से इसको पृथक रखा गया है। तो नियुक्ति का तरीका क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट यानी न्यायिक सदस्यों अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह से करता है। पढ़े थे हम लोग को 4th जजेस केस रहेंगे नियुक्ति में, 4th जजेस केस रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। 4th जजेस केसों के सलाह से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल करके सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उस आधार पर नियुक्ति किया जाएगा न्यायाधीशों का। संसद नहीं, न्यायाधीशों का इसमें ज़्यादा होता है। कार्यकाल का सुरक्षा है इसमें क्या है? तो न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही उनको अगर महाभियोग भी लगाना है
तो लोकसभा में 10 पहले प्रस्तावक और राज्यसभा में 50 प्रस्तावक पहले हस्ताक्षर होने चाहिए। दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद से 3 सदस्यीय समिति जांच करती है, जिसमें कि चीफ जस्टिस इंडिया होते हैं और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए और न्यायविद होने चाहिए। तो हटाने का तरीका कार्यकाल की भी काफ़ी सुरक्षा है। निश्चित सेवा शर्त है, यानी इस तरह उनको प्राप्त सुविधाएं पूरे कार्यकाल तक रहता है। उनको जो भी मिलता है, वेतन, भत्ता, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। इन्हें उनके लिए प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता है, सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान, उसमें बदलाव नहीं होता है। संचित निधि से व्यय होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं कार्यालयीय व्यय, भत्ते और पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों संचित निधि का जो व्यवस्था किया है आर्टिकल 266 में किया गया है। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है। महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान न रखें। निर्णय दे और यह ना हो कि उनको कहीं जाना है, तो इस प्रकार से अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करेगा। तो इस प्रकार से हो गया उनकी सुरक्षा। अपने स्टाफ को नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता है। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति वो करते हैं। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकता है। मतलब पहले से संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का उल्लेख है। हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकता है, न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, लेकिन संसद न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकता है। कार्यपालिका से पृथक संविधान निर्देश देता है कि वह लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करें। आगे है उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार क्या है। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अमेरिका उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह यह ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का भी अंतिम है। तो संघीय भी है और अपील का भी अंतिम न्यायालय है। उसके बाद से यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है। तो अपील का भी है, अपील का न्यायालय है, और संघीय न्यायालय भी है। संघ का मामला होता है तो उसका भी निपटारा इसी में किया जा सकता है, और मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है। यह परमादात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य अलादी कृष्ण अय्यर ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्र क्या है। तो मूल क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सलाहकार क्षेत्राधिकार है, अभिलेखों का यह न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और अन्य शक्तियाँ भी है। इसका मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, इसमें अन्य शक्तियाँ भी हैं। आगे इसका मूल क्षेत्राधिकार है क्या है। तो केंद्र एक साइड केंद्र है, एक या अधिक राज्यों के बीच का कोई मामला हो तो उसके भी मूल क्षेत्राधिकार में आता है। केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना, केंद्र और कोई राज्य से हो या पूरे राज्य एक तरफ हैं और केंद्र हैं तो उनके बीच का मामला भी इसके मूल क्षेत्राधिकार में आता है। या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, मतलब 2 राज्य अलग अलग हो, एक तरफ केंद्र हो, कुछ राज्य केंद्र के तरफ हो, कुछ राज्य अलग हो, केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच हो, या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। पहला विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो। इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न इसमें समाहित नहीं है। दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र एवं राज्य के विरुद्ध लाए गए मामलों को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया गया है। क्या है। उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायाधिकरण के संबंध में 2 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कि विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो, विधि का अधिकार कोई हो। इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न इसमें समाहित न हो।
मतलब कोई राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न होगा उसमें नहीं, इसके मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। विधि का कोई प्रश्न होगा, उससे संबंधित कोई विवाद होगा तो वो इसके मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। आगे क्या है कि दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले को इसके अंतर्गत स्वीकार। नागरिक तो लेकर आता है तो उसमें मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित समाहित नहीं है। क्या है? कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर के उत्पन्न हुआ हो, ऐसा विवाद इसमें नहीं आ सकता है। कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ मामले, ये सभी नहीं आएंगे। ये सब भी उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में नहीं आते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग संदर्भ मामले, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समझौता, केंद्र एवं राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया था। 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया था। आगे हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसका क्या है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है इसका। तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। किस किस तरह से? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा। ये किस अधिकार से मिलता है? तो आर्टिकल 32 में। हालांकि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। हालांकि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में इस तरह का अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। मतलब केवल ये सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं है कि केवल उसके पास है। इस तरह का अधिकार जो है वो उच्च हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। इसका मतलब है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा तो वो सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत। इसलिए मूल अधिकारों के संबंध में विवादों की तुलना में मूल न्याय निर्णय क्षेत्र से संघीय विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मूल न्याय निर्णय क्षेत्र भिन्न है। मूल अधिकारों के संबंध में विवादों की तुलना में मूल न्याय निर्णय क्षेत्र से संघीय विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मूल न्याय निर्णय क्षेत्र भिन्न है। पहले मामले में यह उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती तथा दूसरे में विशिष्ट है। मूल न्याय क्षेत्र से संघीय विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय का मूल न्याय निर्णय क्षेत्र से भिन्न है। संघीय विवादों में जो पहले था राज्यों के बीच हो, केंद्र के बीच हो, तो उसमें उसका अधिकार मूल अधिकार था। लेकिन अगर मूल अधिकारों का बात है तो इसमें अलग है। इसका पहले में उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती तथा दूसरे में विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त पहले मामले में विवाद किसी नागरिक और सरकार के बीच होता था, जबकि दूसरे मामले में इकाइयाँ संघ, केंद्र और राज्य होती हैं। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्य से नहीं। जबकि दूसरी तरफ उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इसका अभिप्राय है कि न्यायादेश न्याय क्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है।
उच्चतम न्यायालय केवल क्या कर सकता है, मूल अधिकारों के हनन पे ही, लेकिन उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है। तो अतः यहाँ पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए न्यायाधीश की शक्ति प्रदान कर सकता है। संसद चाहे तो कर सकता है। तो कितना इसका एक अधिकार हो गया, मूल क्षेत्राधिकार हो गया, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार हो गया, अभी हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो जैसा कि पहले बताया गया है, उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश के प्रिवी काउंसिल के स्थान पर अपील का भी उच्चतम न्यायालय है। तो उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या है, पहला है संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में भी अपील किया जा सकता है, आपराधिक मामलों में भी अपील किया जाता है, विशेष अनुमति द्वारा भी अपील किया जा सकता है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ की सुनवाई करता है। संवैधानिक मामला, संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करे कि ऐसा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट वक्तव्य निर्बाध उपलब्ध न हो। कोई ऐसा मामला हो जिस पर पहले से सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पष्ट वक्तव्य निर्णय उपलब्ध नहीं हो। मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है। संवैधानिक मामले में क्या होगा, विधि का प्रश्न जिसमें निहित है, जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है। अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। कोई अनुचित फैसला हो और संविधान का जो व्याख्या सही से नहीं किया गया हो और अनुचित उस पर कोई फैसला दे दिया गया हो तो उस पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दीवानी मामले, दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे। दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित हो। ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो या जिससे कारों के अलावा अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ रहा हो। पक्षकारों, जो पक्ष जो लेकर के आए हैं उनके अलावा किसी दूसरे पर भी प्रभाव पड़ रहा हो। दीवानी मामले में ऐसे मामले में भी है, जैसे कि अभी वक्फ अधिनियम वाला चल रहा है, इस तरह का कोई मामला हो। यहाँ पर दिया है मूलतः 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते हैं, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटा दिया गया। पहले था 20,000 तक, अब हटा दिया गया है। आपराधिक मामले में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के दोषमोचन के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत दिए हो। दोषमोचन का मतलब दोष मुक्ति का जो आदेश था उसको पलट करके उच्च न्यायालय ने अगर उसे सजाए मौत दिया हो तो उसके खिलाफ सुनवाई कर सकता है। किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो, उसे सजाए मौत दी हो। किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर के और आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो, विचार के लिए मंगाया हुआ मामला, मतलब विचार के लिए किसी अधीनस्थ न्यायालय में था और विचार के लिए अपने पास मंगाया मामला और उसके बाद फिर उसको सजाए मौत दे दिया हो तो उसके खिलाफ भी फैसला सुनवाई कर सकता है। और या फिर यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य हो। तो ऐसा कोई मामला होगा आपराधिक मामला, तो उन फैसलों के खिलाफ सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। पहले दोनों मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप आती है, अर्थात उच्च न्यायालय के किसी प्रमाण पत्र के बिना आता है। पहला वाला जो था, जो किसी व्यक्ति को दोष मुक्ति आदेश को पलट करके उसे सजा मुक्ति दे दिया गया, सजाए मौत दे दिया गया। दूसरा में यदि अधीनस्थ न्यायालय से विचार के लिए मामला मंगा करके और आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया हो, ऐसे मामले। तो पहले दोनों मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप आता है, मतलब स्वयं आ जाएगा, लेकिन लास्ट वाले में उसको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होता है। यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलट कर आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं है। बंदीकरण के आदेश को पलट करके अगर दोष मुक्त करने का आदेश दिया हो तब उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार
नहीं है। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय का आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया। उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई हो। किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुना दिया हो हाई कोर्ट ने, तो ऐसे मामले भी जा सकते हैं। स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल का सजा सुना दिया हो, हाई कोर्ट अगर ऐसा किया हो तो ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय ले सकता है। विशेष अनुमति द्वारा अपील उच्चतम न्यायालय की इस बात का अधिकार है कि अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो कि किसी भी फैसले से संबंधित मामले से जुड़ी हो। उच्चतम न्यायालय का इस बात का अधिकार है कि अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो कि किसी भी फैसले से संबंधित मामले से जुड़ी हो। फैसला किसी न्यायालय या पंचायतों से संबंधित हो। इस व्यवस्था में निम्नलिखित 4 बिंदु हैं। यह एक विवेकानुसार शक्ति है और इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम होता है। यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील आदि। इसे किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है, सैन्य न्यायालय को छोड़कर। विशेष अनुमति में सलाहकार क्षेत्राधिकार इसका क्या है? सार्वजनिक महत्व 143 के तहत राष्ट्रपति को 2 श्रेणी मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। कौन सा? सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो और उस पर विधिक प्रश्न उठ रहा हो, उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आर्टिकल 133 के तहत सलाह ले सकता है। किसी पूर्व संवैधानिक विधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सदन मामलों पर, सनद मामलों पर किसी विवाद उत्पन्न हो गया हो, पहले से कोई संवैधानिक संधि हुआ हो, समझौता हो, प्रसंविदा हो या सनद मामला हो। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। पहला वाला सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य हो जाता है। किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद अगर उत्पन्न हुआ हो तो उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य होता है। लेकिन दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह होता है। इस पर राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है। सर्वोच्च न्यायालय को 15 मामले संदर्भित किए गए हैं जो कालानुक्रम से हैं। दिल्ली विधि अधिनियम 1951 था, केरल शिक्षा विधेयक 1958 में, बेरूबाड़ी संघ 1960 में, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1963, विधायिका के विशेष अधिकारों से संबंधित केशव सिंह मामला, राष्ट्रपति चुनाव 74, विशेष न्यायालय विधेयक 1978, जम्मू कश्मीर पुनर्स्थापना अधिनियम 1982, कावेरी जल विवाद 92, राम जन्मभूमि मामला 93। जितना जरूरी था वही था ऊपर वाला। अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। अभिलेख के तरह भी कार्य करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपये तक अर्थदंड दोनों शामिल है अवमानना में। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि फंड देने की यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय में नहीं थे बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालय दंड देने का और अधीनस्थ न्यायालय के पास भी है। यह शक्ति हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है कि अवमानना पर दंड देने का अधिकार। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का शक्ति अमेरिका से लिया गया है।
संवैधानिक व्याख्या अर्थ विवेचन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता और अर्थ विवेचन करता है। संविधान की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय अनेक सिद्धांत और मतों का मार्गदर्शक है। ये सब तो नहीं है इतना जरूरी। अब देखते हैं आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश। 36 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश ले सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा किया जा सकता है। 137 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा कर सकता है। आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करता है। क्षेत्राधिकार को विस्तारित करने का शक्ति है संसद में। 139 कतिपय विषयों पर रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय का शक्ति है रिट जारी। 39 के कुछ मामलों का स्थानांतरण कर सकता है। 40 में उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हैं। 41 से उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होगा। 141 में कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होगा। 42 उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन भी करता है। 143 में क्या है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है। जरूरी है उच्चतम न्यायालय द्वारा 137 निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा करना। 138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तारित किया जा सकता है संसद द्वारा। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होगा। 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय के सलाह करने की शक्ति है। प्रकार से खत्म हुआ सर्वोच्च न्यायालय।